दोस्तों नमस्कार। मैं राजन पांडे आप सभी का अपने हृदय के अंतिम छोर से सबका स्वागत करता हूं अपनी इस नई पहल दिव्य शेष चैनल पर। एक ऐसा चैनल जो हम सबके प्रयास से ही बनेगा और आगे बढ़ेगा, जहां पर मैं आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर आप अपने मन की बात रखेंगे, मैं मेरे मन की बात रखूंगा, और एक ऐसे ही हम बहुत ही आम लोगों का ये चैनल होगा जहां पर हर कोई अपने विचारों को रखेगा, चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, किसी भी विषय पर हो, चाहे वो राजनीति हो, खेल हो, फैशन हो, या जो भी विधा आप तय करेंगे, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और एक बहुत अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहां आप अपने मन की बात कहें, मैं मेरे मन की बात कहूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वो तो अपने मन की बात करते ही हैं, थोड़ी से हम उनसे प्रेरणा लेकर चलिए हम लोग भी शुरू करते हैं आपस में अपने मन की बात। बताने में हर्ष हो रहा है, हालांकि समय लगा मुझे। पहले से यह सब पूरा एक मन में था, परंतु कभी ऐसा संयोग नहीं हुआ कि इस तरह से हम इंटरेक्ट कर सके, आपस में बात कर सके। चलिए जब आप शुरू कर दें, श्री गणेश कर दें। जब तू जागे तभी सवेरा। चलिए श्री गणेश करते हैं। मैं राजन पांडे, और मेरा एक बहुत ही एक वो है, सब में जैसे मैं अपने प्रभु श्री राम को देखता हूँ, एक चौपाई भी है, सिया राम मैं सब जुग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो आप सबको मेरा प्रणाम है, और आप सबसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और एक अच्छा परिवार, एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम तैयार करें जहां आप अपने मन की बात कहें, मैं मेरे मन की बात कहूं, हम लोगों का आपस में एक डायलॉग हो, संवाद हो। चलिए शुरू करते हैं। वैसे आज का दिन अगर आप देखें तो बहुत सारी गतिविधियां हुई हमारे आसपास और पूरे संसार में, विश्व में, भारत में, भारत के बाहर, और कई जगह पर। फिर चाहे आप क्रिकेट में जो अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, या कुछ राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे जो आज सबसे अच्छा एक अवसर मिल रहा है वो है आज जो शरद पवार जी ने अचानक से अपने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, वो मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था। चलिए आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, फिर जैसा आगे आप लोग कहेंगे और एक टॉपिक आप देंगे तो हम लोग फिर उसके अनुरूप ही चर्चा किया करेंगे। तो आज दोपहर में अचानक से एक न्यूज आती है, एक समाचार आता है कि शरद पवार जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अपने पार्टी अध्यक्ष पद से। और उन्होंने जो अपनी विरासत है, अपनी बेटी श्रीमती सुप्रिया सुले जो सांसद भी हैं, और प्रफुल्ल पटेल साहब जो भंडारा से सांसद रहे हैं, उनको सौंप दी है अपने भतीजे अजित पवार को दरकिनार करते हुए। वो बड़ा एक मेरे लिए चौंकाने वाला एक कदम था। हालांकि जैसे अजित पवार जी पिछले कुछ समय से कुछ एक बगावती तेवर जैसा उन्होंने रुख अपना लिया था पार्टी और पार्टी की गतिविधियों को लेकर, कमोबेश ये उसी की परिणति थी कि वे आज दरकिनार कर दिए गए। अगर हम पिछले पृष्ठभूमि में जाएं और इन काका भतीजा, बेटी बहन, भाई बहन और पटेल साहब को बीच में फोकस में रख के, पार्टी को फोकस में रख के बात करें, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर ये कहें कि जिस प्रकार से पवार साहब ने अजित पवार जी को साइडलाइन किया है या दरकिनार किया गया है, यह कोई ऐसा कदम था जो अप्रत्याशित था। क्योंकि अजित पवार पहले भी कुछ एक ऐसा कर चुके थे, अगर आप लोग को याद होगा तो शायद है कि वो कोविड के दौरान का पीरियड था जब उन्होंने अचानक से ऑल ऑफ द सडन
देवेंद्र फडणवीस जी से मिलकर भाजपा के साथ एक सरकार बना ली थी। सुबह 4:30-5 बजे कोई शपथ ग्रहण हुआ था। जब हम सब सोकर उठे तो पता चला कि महाराष्ट्र में सरकार बन गई है, लेड बाय देवेंद्र फडणवीस, फॉलोड बाय एक धड़ा जो अजित पवार जी के साथ था। तो उस समय काफी विवाद भी हुआ था, ना सिर्फ उस सरकार के गठन को लेकर बस, और परंतु जिस प्रकार से सरकार की को शपथ ग्रहण कराया गया था। उस समय शायद कि होशियारी साहब गवर्नर थे। काफी विवादों भरा उनका कार्यकाल था जब तक वे महाराष्ट्र के गवर्नर थे। तो हालांकि वो सरकार 1.5-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से ज्यादा मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं जान पड़ता है कि चल पाई थी। तो एक तब उन्होंने अपने बगावती तेवर दिखाए थे। फिर उसमें भी एक संशय था कि ये पवार साहब, सीनियर पवार साहब, शरद पवार साहब की अपनी एक कूटनीति हो सकती है, क्योंकि उस समय भाजपा काफी उग्रता से अजित पवार जी के पीछे पड़ी हुई थी कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में, जब वे कृषि मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार में, तो काफी कुछ उन्होंने इधर उधर किया था, समझ सकते हैं आप, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप, और इन सब को लेकर सीबीआई के साथ जांच भी चल रही थी या कोई जांच एजेंसी की जांच भी चल रही थी। तो एक ऐसा एक धड़ा है राजनीतिक हलके में जिसका ये मानना था कि पवार साहब ने जानबूझकर या इनकी आपस में, अब जैसा भी हो, कि एक थी कि भाजपा के पाले में भेजकर उन्होंने एक तरह से उनको पाक साफ करा दिया था। तो अब अगर हम इस थ्योरी को माने तो ये तो काका भतीजे की आपसी अंडरस्टैंडिंग थी, और अगर दूसरे पहलू से देखें तो अजित पवार उस समय से आक्रामक थे, कुछ अपनी पार्टी के अंदरूनी कुछ गतिविधियों को लेकर, या जैसे भी काका भतीजे, बहन और सब आप लोग समझ सकते हैं। तो आज जो मुख्य मुद्दा उभर कर आया वो ये आया कि अगर जिस प्रकार से पवार साहब ने उनको दरकिनार किया और प्रफुल्ल पटेल साहब को, श्रीमती सुले को पार्टी की बागडोर संभालने को, तो ऐसे में फिर अजित पवार का भविष्य क्या बचता है? क्या वे पार्टी में रहेंगे या कुछ अपना अलग दर ठिकाना बनाएंगे या कुछ करेंगे? अब जैसे कि अभी तक खबर आई है, और वैसे दोपहर में भी उन्होंने इस पवार साहब की घोषणा का स्वागत किया था उन्होंने, और उसके बाद वे पुणे के किसी कार्यक्रम में उनको जाना था, वे स्वागत करके चले गए थे। मुद्दे की बात यह है कि जिस प्रकार से अजित पवार जी ने पार्टी के लिए, मैं महाराष्ट्र में रहा हूं, उस समय पर भी था जब, हालांकि कम समय के लिए, परंतु मैं था जब उनको मैंने देखा था कि काफी बड़ी कर्मठता से इन्होंने पार्टी के लिए काम किया था, पार्टी को जमाने में काम किया था। तो उस हिसाब से एक इतने कर्मठ कार्यकर्ता को, जिसने ना सिर्फ पार्टी बल्कि सरकारों में भी, एनसीपी की जिसके साथ भी सरकार बनी, उनके उसमें महत्वपूर्ण पदों पे थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, कृषि मंत्री भी थे, और भी उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली थी। तो ऐसे व्यक्ति को दरकिनार करने का शरद पवार साहब, जो कि एक दिग्गज हैं, और आज की परिस्थिति में तो उनके इर्द गिर्द मुझे कोई नजर नहीं आता, उस स्तर का नेता कोई नजर नहीं आता, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नजर नहीं आता। उन्होंने शायद है कि 50 या आसपास अप्रोक्सीमेटली आप लेकर चलिए तो 50 साल का एक राजनैतिक जीवन जिया है, और बड़ी गरिमा के साथ जिया है। वे महाराष्ट्र के शायद 2 या 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। काफी कम उम्र में उन्होंने मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला था, और कांग्रेस, उस समय भी कांग्रेस में थे, और कांग्रेस के काफी कद्दावर नेतावरों में उनकी गिनती थी। उन्होंने, अब आज
देखिए, अगर उस समय की बात करें, उन्होंने भी बगावत करके कांग्रेस से निकले थे जब श्रीमती सोनिया गांधी को बतौर अध्यक्ष लाया जा रहा था और उनकी ताजपोशी करीब करीब तय थी। अचानक से वे पूर्णो अगितोक संगमा, पीए संगमा, जिनको हम लोग जिस नाम से जानते हैं, और तारिक अनवर, इन्होंने बगावत कर दी थी। उस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कुछ एक ऐसे सवाल उठाए जो कांग्रेस जनों को पसंद नहीं आया, और बस दैट वाज द एंड ऑफ द रोड फॉर पवार साहब, तारिक अनवर एंड पीए संगमा की। कांग्रेस में अब उनका समय हो गया था। और वैसे भी आप सब जानते हैं, कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ जाकर किसी का भी सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो नेपथ्य की राजनीति में वो धकेल दिए जाते हैं, हाशिए पे चले जाते हैं। तो पवार साहब भी एक विद्रोह करके निकले थे, फिर अपनी पार्टी बनाई। पार्टी के लिए उन्होंने काफी काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया। प्रदेश स्तर में तो उन्होंने करीब करीब स्थापित ही कर दिया, और राजनीतिक परिदृश्य में भी उन्होंने पार्टी के लिए संभावनाएं जगाई। अभी हाल ही के जो पूर्वोत्तर भारत में चुनाव हुए हैं, वहां तक उन्होंने सीटें लाई हैं, 8-10 सीटें लाई हैं, एक रिस्पेक्टेबल फिगर है। तो एक ऐसी पार्टी जो शायद ही प्रादेशिक स्तर तक ही सीमित थी, अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी दूर दराज के प्रदेश में अगर 8-10 सीटें लाती, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत जबरदस्त काम किया गया। अब हम बात करते हैं कि अब इसके बाद संभावनाएं क्या क्या बनती हैं। एक संभावना ये बनती है, चूंकि श्रीमती सुले लंबे समय से दिल्ली की सक्रिय राजनीति में सक्रिय रही हैं, और एक अच्छा अनुभव रखती हैं वे दिल्ली की राजनीति की, तो शायद है कि वे दिल्ली में अपने आप को स्थापित करें, पार्टी को स्थापित करें, राष्ट्रीय परिदृश्य में पार्टी को स्थापित करें, और प्रफुल्ल पटेल साहब महाराष्ट्र में अपना ध्यान केंद्रित करें पार्टी अध्यक्ष के बतौर। परंतु चलिए हम एक बार मान लेते हैं कि वे दोनों अपने अपने अगर एक ये वर्क डिवीजन होता है तो वे विस वर्षा भी हो सकता है, जैसे भी अब आने वाला भविष्य ही बताएगा कि क्या रूपरेखा तय की गई है। फिर भी एक कयास तो हम लगा ही सकते हैं। तो ऐसे में अजीत पवार का क्या? अजीत दादा पवार, जैसा कि पार्टी जन उन्हें बुलाती है, एक बड़े महत्वाकांक्षी और बड़े कर्मठ नेता के तौर पे महाराष्ट्र में स्थापित हैं, और ये निसंदेह महाराष्ट्र की जनता जानती है। महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के इतर भी लोग जानते हैं कि अजीत पवार एक काफी महत्वाकांक्षी नेता हैं, कर्मठ नेता, जमीन से जुड़े नेता हैं। वे ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिक्स करने वालों में से नहीं हैं। तो उनके लिए क्या बचता क्या है? या तो वे हाँ में हाँ मिलाकर पार्टी में किसी प्रकार बने रहें, विधायक पद पे रहें, और प्रफुल्ल पटेल साहब या श्रीमती सुप्रिया सुले के तत्वाधान में काम करें, और कभी उनकी इनायत हो तो कोई छोटा मोटा मंत्री पद पा जाएं और अपने आप को सीमित रखें, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि उनको स्वीकार होगा। और अगर कुछ समय के लिए कर भी लें तो लंबे समय तक तो नहीं कर पाएंगे, इतना तो मैं बहुत ही श्योर हूं। दूसरी एक बनती है कि अब क्या उनके लिए जगह बन गई है कि अगर वो विद्रोह करते हैं तो वो उसको जस्टिफाई भी कर ले जाएंगे, जिसकी ज़्यादा संभावना है। वैसे भी वो काफ़ी करीब हैं भाजपा के जो महाराष्ट्र बीजेपी के जो अग्रणी नेतागण हैं, उनके काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। तो ऐसे में एक संभावना तो बनती है। भले अभी जब तक शिंदे सरकार और फडणवीस जी का अच्छा सामंजस्य चल रहा है, तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे, बट वो एक टूल हो सकते हैं, चाहे भाजपा के लिए हो या एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में वाली शिवसेना का।
तो ही विल ऑलवेज बी ऑप्शन फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों के लिए वो एक विकल्प के तौर पे हमेशा उपलब्ध रहेंगे। कुछ बाकी सब आप जानते हैं क्या डील होगी, कैसे होगी और क्या नहीं होगा, वो बात की बात है। अभी अगर निकट भविष्य में देखें तो साल भर रह गया लोकसभा चुनावों के लिए, तब वे ज्यादा प्रासंगिक हो जाएंगे। कौन? अजीत दादा पवार। तब वे ज्यादा प्रासंगिक हो जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की होल्ड वो महाराष्ट्र में रखते हैं, तो डेफिनेटली मैं ये तो कह सकता हूं, पक्के तौर पर कह सकता हूं, कि अगर उन्होंने उसी कर्मठता से एनसीपी के लिए काम किया तो भाजपा के लिए और दूसरी पार्टियों के लिए मुश्किल होगी। अगर बट कहीं पे भी अगर उनके मन में कुछ भी अगर उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर कुछ होगा, तो फिर एनसीपी के लिए तो खास तौर पे मुश्किल का समय होगा। तब फिर एनसीपी मुझे नहीं लगता कि इस पोजीशन में होगी कि जो भी सरकार केंद्र में आती है उसके साथ टेबल पर बैठकर कोई डील या समझौता करने की स्थिति में होगी या रहेगी। खैर ये तो भविष्य की बात है, मगर अजीत पवार उस समय बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो जाएंगे किसी के लिए भी। भाजपा तो भाजपा, मैं एनसीपी तो एनसीपी, भाजपा और शिवसेना और दूसरी पार्टी उसके लिए भी तब वे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल हो जाएंगे। भले अभी वो पीरियड अपना ये अब इस यहाँ से लेकर तब तक का पीरियड वे कैसे भी निकालें। अब बात करते हैं हम वेटरन दिग्गज शरद पवार साहब की, कि उन्होंने ऐसा क्या सोचकर किया होगा, या अभी हालांकि उन्होंने कोई महीना डेढ़ महीना पहले भी रेजिग्नेशन दिया था किसी पुस्तक की विमोचन पर, और तब भारी विरोध के चलते जो दूसरे पार्टीगण सदस्य थे उन्होंने भारी विरोध किया उनके इस्तीफे का, तो उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। बट एक चीज उस समय अगर आपने ध्यान दी होगी और अगर आपका इसमें इस विषय पर इंटरेस्ट है, तो उस समय अजीत दादा पवार पार्टी सदस्यों को मना कर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सबका दिन आता है जब उनको टाटा गुड बाय करना पड़ता है, अपनी विरासत सौंपनी पड़ती है। मुझे अच्छे से याद है वे पार्टी गणों को मतलब एक संदेश दे रहे थे कि अगर काका श्री उनके शरद पवार साहब अगर जाना चाहते हैं, जगह बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो श्रीमती सुप्रिया सुले हो या अजीत जी के लिए स्वयं के लिए हो, तो उन्हें बनाने दिया जाए, उनको रोका ना जाए। परंतु किसी ने उनकी सुनी नहीं थी। और वैसे तो ये भी कहा जाता है कि शरद पवार जी के दिमाग को तो स्वयं जो उनके बहुत करीबी हैं वे भी नहीं पढ़ पाते हैं, बाकियों की तो बात छोड़िए। तो दूसरे या तीसरे दिन पवार साहब ने फिर अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया और चीज़ें शायद है कि पटरी पर आने से तो लगी थी, मुझे तो ऐसे ही लगा था। फिर अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि पवार साहब ने बिल्कुल हो गया, एक ऐसा कह लीजिए कि अपने आप को पीछे कर लिया, अपनी बेटी को और अपने विश्वस्त श्री पटेल साहब को आगे कर दिया। तो एक कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, वो उन्हें भी अब शायद एहसास हो चला है कि आने वाली समय में जब ये लोकसभा में, खासतौर पर लोकसभा को केंद्र में रखकर बात कर रहा हूं, तो उनके लिए कोई वैसी प्रासंगिकता अब नहीं बची है। वे चाहे अगर 30+ सीट भी ले आए भाजपा के खिलाफ महाराष्ट्र में, तो भी वे इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वे उस पद को जो उनकी काफी लंबे समय से महत्वाकांक्षा रही है पाने की, क्वाइट ऑब्वियस प्रधानमंत्री जी के पद के लिए, तो कोई वैसा सपोर्ट उनको मिल पाएगा। और उससे नीचे तो वे स्वीकार करेंगे नहीं। उम्र दराज भी हो चले हैं, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। और दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करना, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान ले कि चलिए उन्होंने
कोई कोएलिशन कर ही लेता है कि कर ही लिया किसी से, तो किसी से कोएलिट करके और वे उसको अपना नेता मानेंगे, इस कद्दावर के नेता के लिए तो मुझे तो असंभव लगता है। तो बचता क्या है? तो बचता यही था उनके पास कि एक गरिमामय, एक पूरी गरिमा के साथ वे अपनी विदाई स्वयं तय कर लें और ससम्मान राजनीति से विदा हो जाएं। एक विकल्प उनके सामने ये था, मगर महत्वपूर्ण सवाल ये था कि वो अपना बैटन किसको पास ऑन करते हैं। तो जो संभावना थी कि शायद है कि वे दोनों में से किसी एक को ही पसंद करेंगे, या मैडम सुले को या अजीत दादा को, उन्होंने उनकी प्रेफरेंस में श्रीमती सुले आ गई और साथ में उनके विश्वस्त प्रफुल्ल पटेल साहब आ गए। तो अब पवार साहब के लिए बिल्कुल कह लीजिए कि एक तरह से उन्होंने अपनी, जिसको मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, कि अगर पार्टी किसी भी प्रकार इस पोजीशन में आ जाए कि कल को वो किसी के साथ एक डील पैक कर सके, तो उसमें पवार साहब की भूमिका बहुत मायने रखेगी, क्योंकि उनके कैलिबर का अभी हाल फिलहाल एनसीपी में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, तो कोई नेता मुझे तो नहीं जान पड़ता है। तो उस समय उनकी भूमिका बहुत ज्यादा मायने रखेगी। ये इसलिए मैं उनका मास्टर स्ट्रोक कह रहा हूं। और अगर पार्टी पीछे रह जाती है, परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो भी एक लोगों को संदेश जाएगा कि देखो पवार साहब के हटने से एनसीपी का ये अंजाम हुआ। तो अभी तो कुछ भी कह पाना और पवार साहब जैसे नेता के कदमों को लेकर कर पाना, गेस कर पाना, कयास लगा पाना और उस पर खरा उतरना, अभी बहुत से संपादकों के लिए, आर्टिकल्स लिखने वालों के लिए, लेख लिखने वालों के लिए, इस विषय पर लोगों का जिनको इंटरेस्ट होता है, उनके लिए उन्होंने एक काम बहुत अच्छा करके गए हैं कि यह काम छोड़कर गए हैं कि तब तक आप कयास लगाते रहिए और मेरे अगले कदम का इंतजार कीजिए जो कि मैं और आप अभी कर रहे हैं तो ओवरऑल लब्बो-लुबाब यह था कि आज पवार साहब ने अपनी एक गरिमामय विदाई तय कर ली और अपनी कमान बेटी और अपने विश्वस्त श्री पटेल साहब को सौंपकर एक तरह से उन्होंने पिछली सीट पर चले गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा कि अजीत पवार अब क्या करेंगे? क्या वे कांग्रेस के हिमंत बिस्वा शर्मा होंगे, या शिवसेना के राज ठाकरे होंगे, या कांग्रेस के ही ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, या फिर जिस प्रकार से सचिन पायलट निभा रहे हैं गहलोत जी से, उस प्रकार निभाते चलेंगे। अब यह सब पूरा भविष्य के गर्भ में है। कुछ बातें हम भी अभी भविष्य के गर्भ में ही रहने देते हैं और इंतजार करते हैं। वैसे मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में आपको बहुत धूम धड़ाके देखने को मिलेंगे, यह पक्का है। चलिए, आज के लिए काफ़ी है और पहली बार हमारा आपका सामना हुआ, बातचीत हुई, चर्चा हुआ, संवाद हुआ। इसको मोनोटोनस न रहने दें। आप भी अपने पक्ष रखें और मेरा हौसला बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ताकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, वो सच में एक जन संवाद का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बन सके। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और मेरा हौसला अफजाई करें। हम सब मिलकर एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म बनाते हैं। आप सबका सहयोग अपेक्षित है और निश्चित तौर पे अभी चूंकि ये मेरा पहला आपसे संवाद था, तो बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं और इनको मैं दूर करने का धीरे धीरे प्रयास
करूँगा कि जितनी जल्दी से ये तकनीकी खामियां दूर हो जाएं, ताकि हम लोग का संवाद और सरल तरीके से हो सके। तो इसी प्रकार से मैं आप सबसे अभी तो फिलहाल विदा चाहूँगा, इस प्रार्थना के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मोनोटोनस न बनाएं। आप भी अपनी राय रखें, मैं भी अपनी राय रखूं। फिर से एक बार प्रभु श्री राम के श्री चरणों में वंदना करते हुए, सिया राम मैं सब जुग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि कर पानी। जय श्री राम।